स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके। तो लास्ट क्लास हमने जो पढ़ी है उसमें प्रूफ ऑफ अथॉरिटी हमने पढ़ा, एक कंसेंसस एल्गोरिदम, एक वन मोर कंसेंसस एल्गोरिदम लेफ्ट, दैट इज प्रूफ ऑफ elapsed टाइम. Proof of elapsed time. So how many consensus algorithm we have studied? First, हम लोग पढ़े थे प्रूफ ऑफ वर्क, फिर हमने पढ़ा बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस, फिर थर्ड प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, and this one is the fifth one. So these are the 5 consensus algorithms that are being used. अब मैंने ये भी बोला ये मेन स्टैंडर्ड कंसेंसस एल्गोरिदम है, but people are modifying this consensus algorithm and making their own. Like proof of stake का delegated proof of stake भी है. Proof of stake में हम क्या कर रहे थे? We are staking some money to become the validator in the blockchain network. है ना, जितना मनी आप लगाओगे स्टेक करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है रैंडम एल्गोरिदम आपको सेलेक्ट करे, है ना, और जितने देर से आप हो इस वैलिडेटर एज अ वैलिडेटर वो भी चांसेस आपका बढ़ाता है, जिसको कॉइन ऑफ एज, वो वापस एक बार दिखा देती हूँ, कॉइन ऑफ एज एल्गोरिदम हम लोग जिसको बोल रहे थे, ये कॉइन एज बेस्ड सिलेक्शन, रैंडम ब्लॉक सिलेक्शन. मैम स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही है? नहीं हो रही? नहीं. ऐसे में दिखता है क्या? मैं इसको अगर ऐसे ही रहने दूं, शायद मैं स्लाइड शो करती हूँ तो नहीं दिखता. यस मैम, स्लाइड शो आप करते हो तो स्लाइड शो नहीं दिखता. ठीक है. तो प्रूफ ऑफ स्टेक में डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है, जिसमें जैसा इसमें आपने प्रूफ ऑफ स्टेक में देखा कि स्टेक कर रहे हो आप मनी, लेकिन डेलीगेटेड में बोल रहा है इसमें सब लोग कर रहे हैं ना. डेलीगेटेड में पहले से ही आपने कुछ नोट्स को असाइन कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है, दैट दिस इज योर टास्क. अब आप लोग अपने में लगाइए, स्टेक करिए. अगर आपका स्टेक अमाउंट ज़्यादा होगा और आप बहुत देर से ब्लॉकचेन नेटवर्क में एज अ वैलिडेटर होंगे, देन यू विल बी सेलेक्टेड एंड यू विल बी सेलेक्टेड टू ऐड द ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन, और उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा और कॉइन्स मिलेंगे लाइक दैट. ठीक है, तो डेलीगेटेड बोलने से उसमें से भी कुछ नोट्स को आपने डेलीगेट कर दिया है. अब ऐसा नहीं कि कोई रैंडम पर्सन आके कॉइन लगा सकता है ना, स्टेक कर सकता है मनी, तो दैट इज डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक. तो ऐसे वेरिएशंस हैं अलग अलग कंसेंसस एल्गोरिदम में, जो आप जब अगर इस फील्ड में जाओगे तो आपको पता चलेगा. देन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी हमने पढ़ा. प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में हमने क्या क्या देखा कि वैलिडेटर जो the rights to generate new blocks are awarded to nodes that have proven their authority to do so, है ना, जिसको आपने ऑथराइज किया है टू डू दैट, दीज नोड्स आर रिफर टू एज वैलिडेटर. और उसके साथ साथ कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी होगा तो उसके ऊपर है, उसकी आइडेंटिटी पे है. अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो वो वैलिडेटर तो रहेगा ही नहीं, लेकिन एज ए नोड भी काम नहीं कर पाएगा इन अ नेटवर्क, इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क. वो उसको वहां से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसने पहले बोला कि मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, वो सारे सॉफ्टवेयर आई हैव टू सिक्योर द ब्लॉकचेन और टू सिक्योर और टू check whether that block should be added into the blockchain or not. ठीक है, तो ये प्रूफ ऑफ अथॉरिटी हमने पढ़ा था, ये उसका डायग्राम था. देन नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ elapsed टाइम. तो प्रूफ ऑफ elapsed टाइम में क्या हो रहा है? इट इज अ ब्लॉकचेन नेटवर्क consensus mechanism that prevents high resource utilization and energy consumption. हम शुरू से देखते आ रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क, जो पहला वाला हमने देखा कंसेंसस एल्गोरिथम, एक्चुअली हमारे में थर्ड हो गया. ठीक है, तो प्रूफ ऑफ नहीं, फर्स्ट ही तो था प्रूफ ऑफ वर्क. ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क में ज्यादा एनर्जी लग रही थी क्योंकि सारे नोड्स इन्वॉल्व थे. ऑल द नोड्स आर इन्वॉल्व इन जनरेटिंग देयर रिवॉर्ड,
है ना, दे आर टेकिंग पार्ट ऑफ इट, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द पजल, और जो पहले कर रहा है वो बन रहा है, तो सभी के सब एनर्जी लगा रहे हैं, सभी के सब अपना कंप्यूटिंग पावर लगा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में एक ब्लॉक को ऐड करने की चीजें देखें तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है ना। तो ये चीज यहाँ पर प्रिवेंट हो रही है प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम में। इट कीप्स द प्रोसेस मोर एफिशिएंट बाय फॉलोइंग अ फेयर लॉटरी सिस्टम। इट वेरीफाइज द ट्रांजेक्शन एंड क्रिएट मोर ब्लॉक्स। तो प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम में क्या हो रहा है, इट यूज्ड एन परमिशन, मोस्टली यूज इन परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क, है ना, दो टाइप के, परमिशन लेस और परमिशन, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क परमिशन लेस ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ये परमिशन है, कोई भी उसमें कोई भी नोड नहीं हो सकता, इसलिए जो नोड है तो अगर वो कंसेंसस मैकेनिज्म, हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलती है कंसेंसस के बिना आप ब्लॉक को ऐड नहीं कर सकते। तो इफ यू आर वर्किंग इन परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क, proof of elapsed time will work. So the algorithm uses a randomly generated elapsed time to decide mining rights and block winner on a blockchain network. तो इन सब के पास एक कोड होता है, डायग्राम, ये ठीक है। तो देखो इसमें नीचे में सबका लिखा हुआ है कि एवरीवन इज हैविंग देयर ओन कोड, SGX डिजिटल सर्टिफिकेट, है ना, एक सॉफ्टवेयर है दैट दे नीड टू रन, सबको, ये परमिशन ब्लॉकचेन है तो दे नीड टू रन दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट कितना टाइम हुआ उस बेसिस पे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो जिसका ज्यादा हुआ है उसको चांस मिल सकता है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। So by running a trusted code within a secure environment, because it is permission blockchain, the proof of elapsed time algorithm also enhances transparency by ensuring lottery results are verifiable by external participants. ठीक है, तो परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क आर टाइप्स दैट रिक्वायर एनी वुड बी पार्टिसिपेंट्स टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स बिफोर दे आर अलाउड टू ज्वाइन, क्योंकि एक परमिशन नेटवर्क पे है, कोई भी आ नहीं सकता, अगर आप आ रहे हैं एंड इफ यू वांट टू बी द वैलिडेटर देन आइडेंटिटी सबको पता होगी, इट इज ट्रांसपेरेंट टू एवरीवन, है ना। The two crucial factors are there. First, it ensures that participating nodes genuinely select a time that is indeed random, not a shorter duration chosen purposely by the participants to win. तो प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम कितना ज्यादा देर हो गया है ये हम लोग देख रहे हैं, तो कम देर, देखो सेकंड, इट एस्टेब्लिशेस दैट विनर हैज कंप्लीटेड द वेटिंग टाइम। सिलेक्शन प्रोसेस क्या बोल रहा है, इट डिवाइड्स दैट इनटू टू फेजेस, जो हम लोग अभी देखे फर्स्ट और सेकंड, उसी को यहाँ पे डिस्कस करें, सिलेक्शन प्रोसेस एंड देन जनरेशन प्रोसेस। The selection process involves the following activities. Every node in the network will share its certificate by SGX, Intel Software Guard Extension. Software Guard Extension, है ना? Every node in the network will share its certificate by SGX software, ठीक? Which ensures the validity of the node to generate a new block in the network. After this, the node is eligible to get a timer object. ठीक है, पहले उनको ये शेयर करना पड़ेगा. So the numbers are assigned to each node as a timer object by Intel software random number generator, and random number generate difficult to RAND generates difficult to detect random number. You can obviously random number जो भी software generate करेगा, you cannot predict. For that also you need a puzzle जो उसको करे उतने देर में, उतने टाइम पे करे, ठीक है। तो द टाइम ऑब्जेक्ट गिवन टू ईच पार्टिसिपेंट नोड एक्टिवेट्स। अब जनरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, अब ब्लॉक जनरेट करने की बारी आ रही है, तो अब हम लोग टाइम को देखेंगे। आफ्टर द टाइमर ऑब्जेक्ट एक्सपायर एंड द नोड वेक्स अप, then the node is eligible to forge a new block to the network, ठीक है। तो ये जो ऊपर सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर कम टाइम लगेगा तो यू विल बिकम एलिजिबल क्विकली, है ना, बहुत जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो वो सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए, तो आपको, आप ज्यादा देर बाद उस टीम में आओगे, उस सिलेक्शन प्रोसेस जनरेशन प्रोसेस में आओगे, ठीक है। तो आफ्टर द टाइमर ऑब्जेक्ट एक्सपायर, द नोड वेक्स अप, then the node is eligible to forge a new block into the network. So the active node generates the hash of its block of transaction and submits it for acceptance. The update gets flooded to the network. ये चीज नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ क्योंकि उसमें तो दिखता। See, network
woke up first, then only you will be eligible to add the block. Once you are added, once you are woke up, woke up, proposed a new block to add. ठीक है, तो ये these are the different, if this is a new block that has to be added, the newly proposed block of transaction under verification, अगर valid है तो वो add होगा, अगर invalid है तो वो हट जाएगा. But how would a node will become a part of this permission blockchain network using proof of elapsed time consensus mechanism using these two process? In that they have to share the certificate जिससे उसकी वैलिडिटी पहले पता चलेगी, एंड देन द नंबर्स आर असाइन टू ईच नोड एज अ टाइमर ऑब्जेक्ट. अब वो टाइमर ऑब्जेक्ट चल रहा है. वंस यू डिटेक्ट द टाइमर ऑब्जेक्ट गिवन टू ईच पार्टिसिपेंट, नोड एक्टिवेट्स जैसे ही उसको देने के बाद, और जैसे ही वो एक्सपायर होगा जो टाइम है, देन द नोड विल वेक अप. तो इसका मतलब ये है, आप ये सारी चीज़ों को सॉल्यूशन जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपका नंबर आएगा टू बिकम द इन द कंसेंसस पार्ट. ठीक है, तो की टेक अवे क्या है? मेन, it is developed by Intel Corporation that enables permission blockchain network to determine who creates the next block. ठीक है, तो एक तरीके से लॉटरी सिस्टम ही हो रही है, आपको पता नहीं है कौन पहले सॉल्व कर लेगा. ठीक है, तो दैट स्प्लिट्स द चांसेस ऑफ विनिंग इक्वली अक्रॉस नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स एंड गिविंग एवरी नोड द सेम चांस. जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक में जिसके पास ज्यादा मनी है उसको मिल रहा है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में जिसके पास अच्छा कंप्यूटिंग पावर है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दैट विल बिकम द पार्ट. बट हियर इन प्रूफ ऑफ स्टेक, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव सेग्रीगेटेड द ब्लॉकचेन, है ना, परमिशन बना के, तो इसलिए वो भी है. और अगर आप परमिशन में हो तो आपको सिक्योरिटी इश्यूज भी देखने पड़ेंगे. तो प्रूफ ऑफ elapsed time will go good in that. Algorithm generates a random wait time for each node in the blockchain network. Each node must sleep for that duration. एक रैंडम नंबर आया, उस रैंडम नंबर विल बिकम अ टाइम. ठीक है, तो वो टाइमर ऑब्जेक्ट जो है उतने टाइम के लिए उस नोड को एक तरीके से न्यूट्रल कर देगा. एंड वंस दैट एक्सपायर्स, node woke up and become the part of that validation team. ठीक है, तो node with the shortest wait time will wake up first. Obviously random number जिसके पास कम आया उसका वो जल्दी एक्सपायर होगा and win the block, thus being allowed to commit a new block to the blockchain. The workflow is similar to Bitcoin's proof of work but consumes less power because it allows a node to sleep and switch to other tasks for the specified time. अगर आप स्लीपिंग मोड में हो तब तक आप दूसरा टास्क तो कर सकते हो. यू विल नॉट बिकम द वैलिडेटर बट यू कैन परफॉर्म अदर टास्क एज वेल. ठीक है, तो ये की टेक अवे था जिसको आप एक एक्सप्लेनेशन में यूज कर सकते हैं एग्जाम में. तो यही अब आपको समझ आ गया. प्रूफ ऑफ elapsed time consensus mechanism, रैंडम नंबर जनरेशन दैट इज ऑफ टाइम. अब आप देख रहे हो 4 रोज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 4 पे चलेगा नहीं. ठीक है, तो ये 4 दिख रहे हैं आपको. एक में 10 मिनट्स लग रहा है, एक मतलब एक का रैंडम नंबर 10 मिनट का है, 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, 20 मिनट्स का है. तो ये जो 5 मिनट का जिसका रैंडम नंबर जिसको मिला है, जितना टाइमर मिला है, वो जल्दी एक्सपायर होगा, और जितनी जल्दी एक्सपायर होगा दैट विल बिकम द वैलिडेटर. एंड 20 मिनट वाला जो है उसको ज्यादा टाइम मिला है, ज्यादा टाइम के बाद वो ऐड हो पाएगा ब्लॉकचेन नेटवर्क में, तो फिर उसका टाइम बहुत लेट आएगा. सो दिस इज द वे proof of elapsed time consensus mechanism work. तो वही जो चीज मैंने अभी आपको बताई वही चीज यहाँ लिख दिया है, just to have the content to write in the theory. ठीक है, कुछ अलग नहीं है इसमें. What are the benefits of proof of elapsed time? Less power consumption, less resource intensive, high transaction rate, equal opportunity, and it definitely works in permission blockchain network. ये इसका लिमिटेशन भी है एक तरीके से, नॉट ओनली बेनिफिट, इट इज अ लिमिटेशन ऑल्सो. ठीक है, तो लिमिटेशन में स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर रिक्वायर्ड है ना. आपको इंटेल का वो सॉफ्टवेयर चाहिए जो रैंडम नंबर जनरेट करे और जो सर्टिफिकेट आप बोल रहे हो उसके बारे में हो, तो वो आपके पास होना चाहिए टू रन दिस प्रूफ ऑफ elapsed time consensus algorithm. Compatibility issues, it highly depends on tools by Intel technology which might raise compatibility issues with the other tools. ठीक है, तो ये दिक्कत आ सकती है if we are using developed and a consensus algorithm that is POET developed by Intel. तो वो अपनी सारी चीजें उसमें डाल रहा है. ठीक है, these are the
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम एंड प्रूफ ऑफ वर्क. मैंने प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में भी डिफरेंस आपको एक स्लाइड में दिखाया था. सेम वैसे प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम और प्रूफ ऑफ वर्क पे पूछेगा तो आप, क्योंकि हर चीज का कंपैरिजन प्रूफ ऑफ वर्क से हो रहा है. इथीरियम जो इतने सालों तक 2009 से जब से आया तब से लेकर 11 से लेकर जब से आया तब से 21-22 तक वो प्रूफ ऑफ वर्क पे ही चल रहा था. बट अचानक से जब इंडियन गवर्नमेंट ने वो चीज ब्लॉक की, उसके बाद वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जंप कर गया, क्योंकि पूरे इंडियन जो माइनर्स थे वो कम हो गए. ठीक है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया. प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया तो प्रूफ ऑफ स्टेक में यू नीड दैट मच अमाउंट और कॉइन ऑफ इथीरियम टू बी द पार्ट ऑफ द माइनर. ठीक है, तो वैसे ही पीओईटी और प्रूफ ऑफ वर्क भी, ये दो में डिफरेंस यहाँ पर है. दोनों चीजें आपको पता है, एक परमिशन है, एक परमिशन लेस है. ट्रांजैक्शन रेट इसमें मीडियम है, उसमें लो होता है. क्यों लो होता है? आपको पता है कि सभी के सभी उसमें इन्वॉल्व है. जितने ज्यादा नंबर ऑफ नोट्स होंगे उतना ज्यादा आपका प्रूफ ऑफ वर्क में टाइम लगेगा कंसेंसस लेने में. ठीक है, टोकन नीडेड, नो, वहां पे टोकन रहता है. एनर्जी एफिशिएंसी, मोर एनर्जी एफिशिएंट है, वो लेस एनर्जी एफिशिएंट है क्योंकि इतने सारे नोड्स को इन्वॉल्व कर रहा है. पावर कंजम्पशन और मतलब टाइम भी वहां पर आपको पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा. वेयर इन प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम आपने ही रैंडम नंबर से जनरेट किया नंबर, तो आपको पता है एक समय के बाद तो ये टाइमर इलेप्स होगा. ठीक है, पावर कंजम्पशन, मोर पावर कंजम्पशन तभी लेस एनर्जी एफिशिएंट है, लेस पावर कंजम्पशन. नेटवर्क एफिशिएंसी, इंक्रीज नेटवर्क एफिशिएंसी, प्रूफ जो आपका प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम है. प्रूफ ऑफ वर्क, लेस एफिशिएंट नेटवर्क. environment, it provides a random selection environment, it provides a competitive working environment. ठीक है, तो ये these are the difference जो आ सकता है थ्योरी एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है. ठीक है, so these are the 5 consensus algorithm that we have studied. इनमें से कुछ भी आपसे कुछ भी आ सकता है, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है. तो जो चीजें आपने पढ़ी है यूनिट 1 से में इससे रिलेटेड है. और यूनिट 1 का एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, दैट इज ब्लॉकचेन एंड द स्केलेबिलिटी चैलेंज. चैलेंज क्या है? जैसे जैसे ब्लॉकचेन का डिमांड बढ़ता जाएगा स्केलेबिलिटी इशू आएगा. स्केलेबिलिटी का मतलब क्या? इफ इन अ नेटवर्क इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नोड्स, आप अभी भी कंसेंसस एल्गोरिदम पढ़े हो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे यू नीड टू हैव मोर टाइम फॉर दिस कंसेंसस, और उतना ही ज्यादा समय लगेगा एक ब्लॉक को ऐड करने में. तो थ्रूपुट हमारा कम हो जाने वाला है. ठीक है, तो अगर स्केलेबिलिटी चैलेंज है तो रिजल्टिंग इन ट्रांजैक्शन लेटेंसी, मेकिंग द सिस्टम स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट, thereby hindering their widespread adoption and utility. ठीक है, तो वो वर्ड्स हैं, बट एक्चुअली क्या है कि स्केलेबिलिटी चैलेंज होगा अगर आप नंबर ऑफ नोड्स को ऐड करते हो और आपका सिस्टम ही उस पर कोलैप्स कर रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो ये मेन चैलेंज है आज के डेट में, स्केलेबिलिटी इन अ ब्लॉकचेन. क्यों? क्योंकि इट रिजल्ट्स, सेम लाइन फिर से कॉपी हो गई है. ठीक है, सिस्टम स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट. So what is blockchain scalability? When discussing scalability in the context of blockchain technology, the term refers to the transaction processing speed. ठीक है, आप स्केलेबल का मतलब तो समझ रहे हो, जितने नंबर ऑफ नोड्स हम ऐड करें हमारे स्पीड में कमी नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऐड होते रहने चाहिए, थ्रूपुट अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ सिक्योर भी होना चाहिए. बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्केलेबिलिटी के साथ सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है. ठीक है, तो कैसे हो रही है? ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी हैज टू डू विद द कैपेसिटी ऑफ अ ब्लॉकचेन नेटवर्क टू हैंडल अ ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन. ठीक है, जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा. इट ऑल्सो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नोड्स रनिंग इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क. ठीक है, so without compromising on its core feature such as security, decentralization and consensus, we need to handle the scalability also. And for blockchain network to meet up to its expectation, it must be able to process loads of transaction per second. ठीक है, तभी तो अब आप ऐसे से सप्लाई चेन वाले में यूज कर रहे हो या बैंकिंग में कहीं पर आप ब्लॉकचेन यूज कर रहे हो, इतना ज्यादा
ट्रांजेक्शन उसमें हो रहा है, ट्रैफिक जो है इतना ज्यादा है, यू नीड टू हैव दैट सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, कंसेंसस। जितना आपने पढ़ा, जितने मैकेनिज्म आपने ब्लॉकचेन के पढ़े, फीचर्स पढ़े, दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द स्केलेबिलिटी इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क, है ना। तो सम फैक्टर्स विच कैन इम्पैक्ट ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी आर नेटवर्किंग, कॉस्ट एंड कैपेसिटी, है ना, थ्रूपुट एंड कंफर्मेशन टाइम। तो एक्चुअली स्केलेबिलिटी क्या है? नेटवर्क का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी दैट इंक्रीज विद ईच ट्रांजेक्शन एडेड टू द ब्लॉकचेन, दैट इज द स्केलेबिलिटी, है ना। तो blockchain networks are able to process loads of transaction very quickly and effectively to meet the increasing demands. ठीक है, but when a certain network is not capable of handling the transaction demand and requirement, it will result in slow transaction processing time. Transaction processing time कम हो जाएगा तो हाई फी भी लगेगा, ठीक है। साथ हाई फी से मतलब ये है कि एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, कंप्यूटिंग पावर जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, हाई फी लगेगा एंड पुअर यूजर एक्सपीरियंसेस। आप फिर एक ब्लॉक को ऐड करने में अगर 24 घंटे लग रहे हैं, तो फिर टू ब्लॉक टू माइन अ ब्लॉक, इफ यू आर टेकिंग वेरी मच टाइम, डजंट मेक सेंस टू रन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है। जितना नॉर्मल प्रोसेस में टाइम लग रहा था उससे ज्यादा अगर लगे तो, जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स बढ़े तब, ठीक है। तो स्लो ट्रांजेक्शन टाइम्स एंड हाई ट्रांजेक्शन फीस मे हिंडर द यूजेबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क बिकॉज इट रिक्वायर्स हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स, ठीक है। जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप यूज कर सकते हैं, जहां जहां हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम यूज हो रहा है वहां पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस अगर आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपको स्लो ट्रांजेक्शन टाइम एंड हाई ट्रांजेक्शन फीस काम नहीं आएगी अगर ऐसा होगा स्केलेबिलिटी के साथ साथ। तो मेन इसमें स्केलेबिलिटी और ब्लॉकचेन ट्राइलेमा है। ट्राइलेमा किसको बोल रहा है? 3 key features of a blockchain system is decentralization, this one, decentralization, security and scalability. These are the trilemma of the blockchain, ठीक है। the scalability trilemma आप बोल सकते हो, decentralization, security and scalability, ठीक है। It is challenging to simultaneously achieve 3 key features of blockchain system, thus requiring trade-offs to improve scalability. So what this trilemma suggests? Obtaining increased scalability would come at the expense of decreased security and decentralization. जैसे जैसे scalability बढ़ेगी, it come at the expense of decreased security and decentralization, ठीक है। तो at the same time you need to remember scalability can enable blockchain network to compete successfully with traditional centralized platform, but साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस decentralization की आप बात कर रहे हो, there must be right balance between these 3 critical aspects, ठीक है। तो ये मेन ट्राइलेमा है, डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी दैट नीड टू बी बैलेंस्ड टू रन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क. So what are the solutions to these scalability problem? The need for a scalable blockchain network has spurred the exploration and development of numerous solutions. What are those solutions? नीचे देखिए, these can broadly be categorized into 4 categories. First, layer 1 solution, second, layer 2 solution, and third, scalable consensus method, जो आपने अभी पढ़ा 5 पूरे consensus method, उसको आप scalable बना सकते हो किसी तरीके से, है ना। एंड फोर्थ, हाइब्रिड सॉल्यूशन, जितने अबव मेंशन सॉल्यूशंस है उनका हाइब्रिड सॉल्यूशंस, वो हमेशा ही एक सॉल्यूशन तो वो होता ही है, ठीक है। सो दीज आर द 4 कैटेगरी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड. लेयर 1 ऑन चेन सॉल्यूशन, मतलब जो चेन बन चुकी है, ब्लॉक चेन बन चुकी है, वहीं पर अगर स्केलेबिलिटी हो रही तो ऑन चेन क्या सॉल्यूशन दे रहे हो आप, ठीक है। ऑफ चेन मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर दोस. देन स्केलेबल कंसेंसस मेथड एंड देन हाइब्रिड सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन टू द स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम में पहला है आपका लेयर 1 दैट इज ऑन चेन स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन. ऑन चेन का मतलब ये है कि जो आपका ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ब्लॉकचेन नेटवर्क जो आपका ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन है, फर्स्ट लेयर जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लेयर या फिर ऑन चेन स्केलिंग सॉल्यूशन. इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द कोर आर्किटेक्चर ऑफ द ब्लॉकचेन. मतलब आप जो मेन आर्किटेक्चर आप ब्लॉकचेन का बना रहे हो, इसलिए उसको ऑन चेन बोल रहे हैं, या फिर उसको आप
फर्स्ट लेयर भी बोलते हो, ठीक। तो ऑन चेन या फिर फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर बोलने का मतलब क्या है, यू आर एक्चुअली मॉडिफाइंग द कोर आर्किटेक्चर ऑफ द ब्लॉकचेन टू adhere the challenges of the scalability in the blockchain। जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेंगे, नेटवर्क का साइज बढ़ेगा, हमारे थ्री ट्राइलेमास शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, देयर मस्ट बी राइट बैलेंस बिटवीन देम। सो लेयर वन सॉल्यूशन, जो लेयर वन का सॉल्यूशन है, एम टू एड्रेस स्केलेबिलिटी चैलेंजेस बाय मेकिंग ऑप्टिमाइजिंग चेंजेस टू द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल। जो मेन आपका प्रोटोकॉल होता है उस पे ही चेंज करके वी ट्राई टू इंक्रीज द ट्रांजेक्शन थ्रूपुट। तो वो करने के लिए ये तीन चीजें आपके सामने लिखी है, सेग्रीगेटेड विटनेस, शार्डिंग एंड हार्ड फोर्किंग। दीज आर द थ्री सॉल्यूशंस गिवन फॉर चेंजिंग और मॉडिफाइंग द कोर आर्किटेक्चर ऑफ द ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, बट मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ व्हाट इज सेग्रीगेटेड विटनेस, SEGWIT, सेग्रीगेटेड विटनेस। ये बिटकॉइन डेवलपर्स यूज करते थे, दे प्रपोज दिस सॉल्यूशन and in this protocol but actually it is a protocol upgrade that focuses on changing the way and structure of a data storage। कैसे आपको डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करने के लिए उन्हें बोला हम एक जो हमारा बिटकॉइन में जो ब्लॉक का साइज होगा हम उसको फिक्स कर देते हैं, दैट इज 1 MB। तो 1 MB अगर आपने फिक्स कर लिया तो नाउ यू नीड टू स्टोर योर ब्लॉक डेटा इनटू दैट 1 MB स्टोरेज ब्लॉक। तो उन्होंने बोला ट्रांजैक्शन डेटा को एज इट इज स्टोर करने के बजाय यूज द सेपरेट ट्रांजैक्शन सिग्नेचर, है ना। ट्रांजैक्शन सिग्नेचर डेटा डाल दो उसमें, सिग्नेचर मतलब डिजिटल सिग्नेचर की बात हो रही है ना। thereby enhancing scalability, making the network more efficient as well, सिक्योरिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन सिग्नेचर डेटा जो है डिजिटल सिग्नेचर का रिमूवल था, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर जब आप ऐड करते हो आप, तो इट टेक्स एडिशनल स्पेस इनटू द नेटवर्क स्टोरेज, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर हटाते हो तो यू नीड सम आइडेंटिटी और अ सिग्नेचर एल्गोरिदम दैट एक्चुअली सिग्नेचर द ट्रांजैक्शन डेटा सो दैट ब्लॉक साइज कुड बी स्मॉल, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टोरेज है मेन अपने ब्लॉकचेन में, ऑन चेन या फर्स्ट लेयर जो बोल रहा है, जो स्टोरेज है उसको हम लोग कम कर दिए, ठीक है। तो ये सेग्रीगेट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेटेड विटनेस, ठीक। विटनेस के लिए मतलब जो ट्रांजैक्शन का सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर हटा रहे हो तो विटनेस क्या करेगा, कौन बताएगा कि यस दिस इज साइंड वन, दिस ब्लॉक हैज बीन validated, this block has been validated by different validator, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन सिग्नेचर डेटा यूज होता है। सेकंड जो लिखा है शार्डिंग, शार्डिंग क्या है, शार्डिंग इथेरियम में यूज होता था। शार्डिंग में वो ये बोलता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क इनटू स्मॉलर और मोर मैनेजेबल डेटा सेट्स, जिसको हम लोग शार्ड्स बोलते हैं। तो शार्डिंग का मतलब आप जो ब्लॉकचेन नेटवर्क हमारा बन गया है, आप उसको स्मॉल स्मॉल मैनेजेबल डेटा सेट्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया, so that it can act as the sum of its part with each shard handling a portion of the group's transaction processing। अब जैसे कंसेंसस लेना है, एक ब्लॉकचेन आपने बनाया है, एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन आपका बन गया है, अब उसमें ब्लॉक ऐड करने के लिए नंबर ऑफ नोड्स बढ़ रहे हैं, स्केलेबिलिटी बढ़ रही है ना, स्केलेबल बन रहा है आपका नेटवर्क, नंबर ऑफ नोड्स आर इंक्रीजिंग, नेटवर्क साइज इज इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे नोड्स ब्लॉक्स ऐड होंगे तो सभी का कंसेंसस लेने में समय लगेगा। तो व्हाट इट वर्क किया, उसने एक मैनेजेबल डेटा सेट्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क इनटू स्मॉलर और मोर मैनेजेबल डेटा सेट्स, ठीक है, स्मॉलर पीसेस। तो अब ये जो शार्ड बना, ये शार्ड मतलब ईच शार्ड हैंडल अ पोर्शन ऑफ द ग्रुप्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इट इफेक्टिवली एलिमिनेट्स द नीड टू रिलाई ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल नोड। अब आप एक शार्ड को उस नोड के बारे में देखने की जरूरत है जो किसी और शार्ड में डिपेंडेंट है, मतलब वो किसी और शार्ड में है। तो शार्डिंग मीन्स breaking down the blockchain network into smaller one so that that shard will take care of that portion of the nodes only or that portion of the transaction processing only, ठीक। तो each shard operates independently and processing its own transaction and smart contracts। तो ये शार्डिंग हुआ। हार्ड फोक अगेन इसको थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट है।
हार्ड फोक का मतलब जैसे ऑलरेडी आपका ब्लॉकचेन बना हुआ है, ऑलरेडी सम नोड्स आर देयर, ठीक है। तो हार्ड फोकिंग क्या करता है? इट फोकसेस ऑन मेकिंग फंडामेंटल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। इससे क्या होगा? साइज ऑफ द ब्लॉक तो इट मे इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्लॉक और रिड्यूस द टाइम नेसेसरी टू क्रिएट अ ब्लॉक। तो उसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं? स्प्लिट द लार्जर ब्लॉकचेन नेटवर्क इनटू अ सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। जो एक्चुअल मेन ब्लॉकचेन में जो कोर कम्युनिटी थी, कोर कम्युनिटी का जो अपना फंडामेंटल राइट्स थे या उनका जो अपना रूल था, नाउ दैट सेगमेंटेड वन, जो स्प्लिट होने के बाद जो सेगमेंटेड ब्लॉकचेन नेटवर्क है, मे नॉट, they may contradict with the they may contradict with the core community topics or rules, ठीक है। they may have their own rules। तो जब बहुत ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, देन वी नीड टू डू द हार्ड फोर्क। हार्ड फोर्क मतलब, फोर्क का मतलब हमने पढ़ा था ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, टू क्रिएट अ न्यू चाइल्ड, ठीक है। तो ये न्यू चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ दैट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? वही ब्लॉकचेन उसी नोड्स का कुछ पार्ट अलग कर दिया है। दोज पीपल, दोज ग्रुप्स आर एक्चुअली वर्किंग ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, तो आप उनका शार्ड अलग कर दिए, सॉरी उसको अलग कर दिए, शार्ड भी बोल सकते हैं एक तरीके से। शार्डिंग एंड हार्ड फोकिंग कैन वर्क टुगेदर, है ना। आपने फोकिंग किया एंड देन यू आर कॉलिंग दैट पार्ट ऑफ दिस, दैट सेगमेंट अ शार्ड, है ना, जो एक साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत टेक्निकल डिटेल्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल बताने से टॉपिक बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो दीज आर द 3 वेज, लेयर 1 या आपके ऑनलाइन जो आप ऑन चेन जो आपके स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन से हम दे सकते हैं। लेयर 2 जिसको हम लोग कहते हैं ऑफ चेन स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन, इसका मेन काम क्या होता है? It aims to address scalability challenges by building additional layers or supplementary protocol on top of the existing blockchain network. तो पहले वाले में लेयर 1 ऑन चेन में हम क्या कर रहे थे? वी आर एक्चुअली चेंजिंग द फंडामेंटल प्रोटोकॉल और लेयर और आर्किटेक्चर ऑफ कोर आर्किटेक्चर ऑफ द blockchain network, but here we are not changing, we are just adding additional layer on top of the existing blockchain network, है ना, without making fundamental changes to the underlying protocol। तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ ट्रांजेक्शन को हम ऑफलोड करेंगे टू दैट सेकेंडरी प्रोटोकॉल और एडिशनल लेयर, सो दैट वो सारी चीजें वहां पर हो और एंड पैरेलली दोनों काम चल सके। एंड नेटवर्क में कंजेशन, इट विल रिड्यूस द कंजेशन एंड इंक्रीज द ट्रांजेक्शन थ्रूपुट, ठीक है। तो इसके लिए स्टेट चैनल्स यूज होते हैं जिसको साइड चेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। लाइटनिंग नेटवर्क, प्लाज्मा, दीज आर द प्रोटोकॉल्स दैट वर्क एज एन एडिशनल लेयर अप ऑन टॉप ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो वो साइड चैनल या स्टेट चैनल का काम ही ये होता है कि वो वर्क on top of the main blockchain network, but they have their own rules without changing the fundamental rules, वो अपना rules add कर लेते हैं, ठीक है। so these are the 3 way we can have layer 2। काम क्या हो रहा है? एडिशनल लेयर ऐड हो रहा है, बस यही आपको बताना है। साइड चेन्स, है ना, स्टेट चैनल्स एंड प्लाज्मा, these are the different methods that we use। अगर आगे किसी यूनिट में इसको और डिटेल में बताना होगा देन आई विल गो इनसाइड, ठीक है। बाकी मैं नोट्स में दे दूंगी, किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, बाकी अगर आएगा तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देन थर्ड इज स्केलेबल कंसेंसस मैकेनिज्म, जो अभी हमने पढ़ा, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस, है ना, proof of authority, proof of elapsed time, these are the scalable consensus mechanism। क्यों? आपने देखा प्रूफ ऑफ वर्क सबसे सिंपल था, कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर धीरे धीरे जो कंसेंसस मैकेनिज्म बने हैं दे आर ऑल स्केलेबल वन, ठीक। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी आप ऑलरेडी ऑथराइज कर रहे हो, प्रूफ ऑफ elapsed टाइम ऑलरेडी आप किसी को वैलिडेटर पहले से डिक्लेयर कर रहे हो, प्रूफ ऑफ स्टेक में डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक जिसमें आप ऑलरेडी डेलीगेट कर रहे हो कुछ नोड्स को एज अ वैलिडेटर बिफोर getting the consensus from them, ठीक है। so these are the scalable, जितना हमने 5 पढ़ा वो सब यहाँ पर भी आएगा, है ना। तो इससे भी हम स्केलेबल कंसेंसस मैकेनिज्म बनाकर भी हम स्केलेबिलिटी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज हाइब्रिड सॉल्यूशन। तो हाइब्रिड सॉल्यूशन क्या बोलता है? वी कैन कंबाइन द अबव अप्रोचेस and make some hybrid solution,
ठीक है, like a blockchain might use both sharding and layer 2 solution to increase the transaction throughput while optimizing its protocol for better performance, है ना। मतलब लेयर 2 सॉल्यूशन क्या बोलता है, एक एडिशनल लेयर लगा दो। एडिशनल लेयर लगाया मतलब आपने एक नया प्रोटोकॉल बनाया, एक नया प्रोटोकॉल बना के आपने कुछ ट्रांजेक्शन को वहां पे ऑफलोड कर दिया, सो दैट यहाँ पे कंजेशन कम हो और वहां पे हमको सारा काम होकर मिल जाए। ठीक, तो वो लेयर 2 शार्डिंग के साथ भी हम कर सकते हैं कि शार्डिंग करके पहले आपने सेगमेंट्स बना लिए, सेगमेंट्स बनाने के बाद वहां पर प्रोटोकॉल अलग लगा दिया, एडिंग एडिशनल लेयर्स so that may work better, है ना। तो हाइब्रिड सॉल्यूशंस, these are the different hybrid solution। तो स्केलेबिलिटी इश्यूज इन ब्लॉकचेन नेटवर्क बोलने से व्हाट इज अ चैलेंज, व्हाट इज एक्चुअली स्केलेबल प्रॉब्लम, ये आपको डिस्कस करना है। जो मैंने चीजें लिखी है इसी को शॉर्ट में करके, ठीक। स्केलेबिलिटी ब्लॉकचेन ट्राइलेमा क्या होता है, सॉल्यूशंस, स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, अभी मैंने इससे रिलेटेड डिटेल डाला नहीं है, 2-4 स्लाइड में डाल दूंगी। और लेयर 1 लेयर 2 स्केलेबल कंसेंसस मैकेनिज्म में तो कुछ है नहीं, हाइब्रिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो these are the 4 solutions for the scalability problem। हमारा सिलेबस so unit 1, all the topics of unit 1 have been covered, ठीक। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट कल मैं ये पीपीटी आप लोग को भेज देती हूँ एक गूगल ग्रुप बनाकर, क्लासरूम बनाकर, ठीक है। तो आप इसे रीड कर लेना and then give one quiz tomorrow and then we'll start unit 2, ठीक है। बताओ अटेंडेंस। सेक्शन ए, मैम सेक्शन ए रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 मैम 8 8 5 रोल नंबर 10 10। सेक्शन ए रोल नंबर 12 12 रोल नंबर 34 34 मैम 28 28। सेक्शन ए और कोई बचा? मैम 45 45 मैम 25 25। ठीक है, सेक्शन ए लीव करो। मैम 63 63 मैम 69 69। सेक्शन बी मैम 34 34 मैम 5 5 7 7 मैम 13 13 मैम 14 मैम 14 15 मैम रोल नंबर 1 1 हो गया। मैम 43 43